हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी अनीश अग्रवाल आपका फिर से स्वागत करता हूं सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग के नए लेक्चर में। लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में यूनिट नंबर 4 एवरेज ड्यू डेट के बारे में बात कर रहे थे, एडीडी। हमने एवरेज ड्यू डेट के अंदर भी केवल ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट समझा। व्हाट इज ड्यू डेट? वो डेट जिस समय हमारे को कोई पेमेंट करना होता है, हमारे को ऑब्लिगेशन सेटल करना होता है, लाइबिलिटीज रीपे करनी होती है, वो डेट क्या कहलाती है? ड्यू डेट। ये हमने देख लिया था। ड्यू डेट दो केसेस में देखा था। सेल परचेज के केस के अंदर अगर सेलर कोई क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है तो क्रेडिट पीरियड ऐड करके जो भी डेट आती है वो ड्यू डेट है, और अगर क्रेडिट पीरियड अलाउ नहीं करता तो ट्रांजेक्शन डेट, सेल परचेज की डेट ही हमारे लिए ड्यू डेट है। दूसरा, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अपन ने देखा था। ऑन डिमांड बिल के अंदर तो जिस दिन आपके लिए प्रेजेंट कर दिया जाए बिल, ऑन प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ऑन डिमांड बोलते हैं, एट साइट बोलते हैं, ऑन साइट बोलते हैं। इसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं जोड़े जाता। जबकि टर्म बिल के अंदर जो भी टर्म पीरियड है वो ऐड करके 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ा जाता है। ये सब हमने देखा था। टर्म बिल भी दो तरीके का हो सकता है, आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। अगर आफ्टर डेट है तो डेट ऑफ बिल, जिस दिन बिल ड्रॉ किया है उस दिन से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, और आफ्टर साइट है तो कैलकुलेशन उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन बिल को एक्सेप्ट किया गया है। ये सब हमने उस लास्ट क्लास के अंदर देखा था। आज अपन बात करेंगे व्हाट इज मेंट बाय एवरेज ड्यू डेट। हम कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं कि एवरेज ड्यू डेट होता क्या है। तो चलिए देखते हैं एवरेज ड्यू डेट की डेफिनेशन क्या कहती है। व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट? देखिए, एवरेज ड्यू डेट क्या है? इट इज द मीन और इक्वेटेड डेट। मीन यानी एवरेज, it is the mean or equated date on which a single total payment may be made in lieu of different payments on different date without any loss to either party। यानी कि जहां पे आपको कई सारे सीरीज ऑफ पेमेंट्स करने हो, अलग अलग ड्यू डेट हो, तो एक ऐसी डेट जिस दिन अपन टोटल पेमेंट कर दें और किसी भी पार्टी को नुकसान ना हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, वो दूसरे पर्सन मिस्टर वाई को गुड सेल करता है और रेगुलरली सेल करता है, केवल सेल ही करता है। अभी ऐसा मान लेते हैं एक्स वाई को सामान बेच रहा है। उसने 2, 3, 4, 5, 6 बार अलग अलग डेट्स को सामान बेचा। वो कुछ टर्म पीरियड भी दे रहा है, क्रेडिट पीरियड भी दे रहा है अपने सेलर, अपने बायर को, सेलर। तो वो इक्वेटेड डेट या वो ऐसी डेट जहां पे जितना टोटल पेमेंट है अलग अलग ट्रांजेक्शन का, वो बायर सेलर को पे कर दे, और ना तो बायर को नुकसान हो इंटरेस्ट का, ना ही सेलर को किसी भी तरह का नुकसान हो। तो वो डेट आपके लिए क्या कहलाती है? एवरेज ड्यू डेट। तो एवरेज ड्यू डेट वो मीन डेट है, वो इक्वेटेड डेट है जहां पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स को एक ही दिन सेटल कर दिया जाए और आइदर पार्टीज को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, यानी कि दोनों पार्टी जो इन्वॉल्व है उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो। क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। ये तो डेफिनेशन की बात हो गई, हम सिंपल समझते हैं। अभी तक क्या समझा है हमने? एवरेज ड्यू डेट वो एक सिंगल डेट है, वो एक दिन है जिस दिन अपन अपनी जितनी लाइबिलिटीज हैं पूरी पे कर दें, ना तो हमें नुकसान हो ना सामने वाले को नुकसान हो। वो डेट आपके लिए क्या कहलाती है? एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट को एक छोटे से एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर होगा। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई। क्रेडिट पीरियड अलाउड इज 1 मंथ। 1 महीने का उधार देते हैं। मिस्टर एक्स वाई को सामान बेच रहे हैं और 1 महीने का उधार देते हैं। फॉर डिले इन पेमेंट मिस्टर एक्स चार्जेस 10% इंटरेस्ट। अगर देरी से पेमेंट करोगे, 1 महीने का उधार दिया है, 1 महीने बाद पेमेंट करोगे तो जितने दिन बाद पेमेंट करोगे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। फॉर अर्ली पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, अर्ली पेमेंट, जल्दी पेमेंट कर देते हो। उन्होंने 1 महीने का उधार दिया, आप 10 दिन बाद ही पहुंच गए पेमेंट करने के लिए, 15 दिन बाद पेमेंट करने के लिए पहुंच गए। आपने कहा मैं तो हैंड टू हैंड पेमेंट कर रहा हूं, उधार का टाइम ही मत दो, 1 महीने से पहले आपको दे रहा हूं। 10 रिबेट ऑफ 10% इज अलाउड। तब क्या आपके लिए रिबेट दिया जाता है? छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। कितने का रिबेट अलाउ करते हैं? 10%। डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, मिस्टर एक्स और वाई के बीच में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, वो हमें दे रखे हैं। डेट ऑफ सेल, 3 ट्रांजेक्शन हमें दे रखे हैं। ध्यान दीजिएगा ये ट्रांजेक्शन और समझिएगा।
पहली डेट ऑफ सेल 1 मई है, क्योंकि 1 महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं, तो 1 मई में 1 महीना जोड़ा तो 1 जून ड्यू डेट आ गई। फिर 1 जून को फिर से सेल किया उन्होंने, मिस्टर एक्स ने वाई को। 1 महीने का उधार देते हैं, जोड़ा 1 जून में 1 महीना तो 1 जुलाई आ गई। फिर 1 जुलाई को फिर से उधार दिया, 1 महीना जोड़ा 1 अगस्त आ गई। तो ड्यू डेट हमारे पास आ गई 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। इस दिन पेमेंट करना था। कितना कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ था जो पे करना है? 12,000 का। अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए तीनों अमाउंट 12,000 के लिए कि 12,000 के लिए, यानी टोटल पेमेंट अगर मैं देखूं तो 12,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 36,000 मिस्टर वाई को पे करने हैं मिस्टर एक्स को। पर ये 3 डेट्स को पे करने हैं। आप देखिए, 1 जून को 12,000 देने, 1 जुलाई को 12,000 देने, 1 अगस्त को 12,000 देने। अब मिस्टर वाई एक ऐसी डेट जानना चाहते हैं जब वो पूरे 36,000 मिस्टर एक्स को दे दें, ना तो उन पे किसी तरह का इंटरेस्ट लगे, ना ही किसी तरह के रिबेट का नुकसान हो, यानी दोनों नलीफाई हो जाए, रिबेट और इंटरेस्ट आपके लिए नलीफाई हो जाए। वो डेट आपके लिए ढूंढना चाहते हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कहते हैं कि मैं तो 36,000 एक दिन में देने को तैयार हूं, दे दो भाई, निपटाओ। पर ऐसा दिन बताओ कि जब मैं दूं तो मेरे पास कोई ब्याज भी नहीं लगे, यानी सामने वाले को ब्याज का नुकसान भी ना हो और ना मेरी छूट का नुकसान। तो वो एक डेट बताओ जहां पे वो पेमेंट कर दे टोटल 36,000 का, तो दोनों पार्टीज में से किसी का नुकसान ना हो। इस चीज को समझते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। 10 इफ पेमेंट इज नॉट मेड इन ड्यू डेट। अभी अपन एक अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर कोई भी पेमेंट, 3 पेमेंट है 12,000 के, अगर मान लो पहला पेमेंट 1 जून को करना है 12,000 का, जैसे एग्जांपल में था, अगर वो 1 जून को ना करते हुए लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इफ 1 मंथ डिले इज इन पेमेंट, 1 जून का 1 जुलाई को करेंगे तो 1 महीने का देरी होगा, तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 12,000। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सब जानते हैं, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाय 12, सिंपल सा फॉर्मूला इंटरेस्ट का। तो अमाउंट है आपके लिए प्रिंसिपल 12,000 रुपए देने थे, इंटरेस्ट की रेट 10% है, 10/100, और 1 मंथ डिले करेंगे तो 1/12। तो हर महीने डिले करने पे 100 रुपए आपके लिए इंटरेस्ट लगेगा। तो एक एग्जांपल समझो, 1 जून को 12,000 देने थे मिस्टर एक्स को, 1 जून को न देते हुए अगर 1 जुलाई को देंगे तो 100 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। 1 जुलाई को न देते हुए वो 1 अगस्त को देंगे तो 100 और, यानी 200 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। जितने दिन डिले करते जाएंगे उतना हर महीने 100 रुपए का ब्याज बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से इफ पेमेंट इज मेड 1 मंथ अर्ली, अगर वो जल्दी पेमेंट कर दें तो मिस्टर एक्स रिबेट भी अलाउ करेंगे, डिस्काउंट भी देंगे। कितना डिस्काउंट देंगे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को? भाई 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है। मान लो आपके लिए वो कहते हैं कि जो 1 जुलाई को पेमेंट करना था वो मैं पहले ही कर देता हूं, जिस दिन मैंने माल खरीदा 1 जून को उसी दिन पेमेंट कर देता हूं, 1 महीने पहले पेमेंट कर देता हूं, तो मेरे को छूट कितनी मिलेगी उसकी भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो 12,000, 12,000 रेट 10/100 इंटू 1/12, 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं तो हर महीने का 100 रुपए ब्याज लगेगा मिस्टर वाई पे, और अगर वो जल्दी पेमेंट कर देते हैं ड्यू डेट से तो हर 1 महीने जल्दी पेमेंट करने पे उन्हें 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब ये दोनों भाई साहब आ चुके हैं, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, पिछले भी आपने लेक्चर में देखा था इन्हें, और ये दोनों अपना हिसाब किताब जानना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक यहाँ पे टाइमलाइन बनाई, 3 ट्रांजेक्शन हुए हैं, उनकी ड्यू डेट्स, ट्रांजेक्शन डेट तो 1 मई है तो उसकी पहले की ड्यू डेट 1 जून 2020, फिर 1 जून की 1 जुलाई 2020, फिर 1 जुलाई की 1 अगस्त 2020। इन 3 डेज को पेमेंट करना था, इन 3 डेट्स को पेमेंट करना था और 12,000 रुपए का पेमेंट करना था। अब समझते हैं अपन, सिंपली देखते हैं क्या कहानी है। पहली डेट 1 जून 2020 को, अगर 1 जून 2020 को मिस्टर वाई कहते हैं मैं तो पूरा 36,000, मैं आगे भी जो खरीदूंगा सारा मिलाकर 36,000 का पेमेंट अभी ले लो, यानी आगे जो खरीदने वाले हैं या मान लीजिए आगे की जो ड्यू डेट्स है उनका पेमेंट भी आज ही ले लो, 36,000 पूरा ले लो। तो ऐसे केस में क्या होगा? 1 जून को 12,000 रुपए देने थे तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और रिबेट भी नहीं लगेगा, कुल 36,000 देने को तैयार है वो, कह रहे 36,000 मेरा पूरा 1 जून को ले लो, चलो ले लेते हैं।
अगर 12,000 रुपए की बात करें तो वो तो 1 जून को देना ही था, तो उस पर तो ना इंटरेस्ट लगना है ना ही कोई रिबेट मिलनी। 1 जुलाई को जो पेमेंट करना था उनको, वो 1 जून को ही कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, तो उस पर 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट मिलेगी 100 रुपए की। और 1 अगस्त को जो पेमेंट करना था, क्योंकि ड्यू डेट तीसरे पेमेंट की 1 अगस्त है, वो 2 महीने पहले अगर 1 जून को ही कर देते हैं तो उनको कितने का रिबेट मिलेगा? 200 रुपए का रिबेट मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरे 36,000 रुपए मिस्टर वाई 1 जून को पेमेंट कर देंगे, जल्दी पेमेंट कर देंगे, आगे के ट्रांजेक्शन का भी पेमेंट कर देंगे, तो 300 रुपए का उनको डिस्काउंट टोटल मिलेगा। तो यहां पर जो डिस्काउंट मिल रहा है, तो चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड डेट आई 1 जुलाई। 1 जुलाई की डेट की भी कहानी समझ लेते हैं। 1 जुलाई को अगर 1 जून वाला पेमेंट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि मैं तो 1 जुलाई को 36,000 रुपए दूंगा आपको, तो 1 जून को आपको 12,000 देने थे, आप 1 जुलाई को दोगे वो 12,000 रुपए, 1 महीने लेट दोगे तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। 1 महीना लेट का इंटरेस्ट कितना अपन ने कैलकुलेट कर रखा है? 100 रुपए लगेगा, रिबेट कुछ नहीं। 1 जुलाई का 1 जुलाई को जो पेमेंट कर दिया 12,000 का, उस पर ना इंटरेस्ट ना रिबेट। और 1 अगस्त जो अगले महीने पेमेंट करना था, उसका आज ही पेमेंट कर दिया 1 महीने पहले, तो उस पर रिबेट मिलेगा 100 रुपए का, उस पर डिस्काउंट मिलेगा 100 रुपए का। तो नेट इफेक्ट देखें तो मिस्टर वाई को 100 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जल्दी पेमेंट करने के लिए 1 अगस्त की डेट का पेमेंट 1 जुलाई को करने के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल उनको इंटरेस्ट या रिबेट कितने का पड़ेगा? 0। इंटरेस्ट 100 रुपए, डिस्काउंट 100 रुपए, दोनों नलीफाई हो जाएंगे, तो 100 रुपए ही, 0 ही उनको आपके लिए इंटरेस्ट और रिबेट का पड़ेगा। टोटल पेमेंट केवल 36,000 का करना पड़ेगा। जबकि पहले केस के अंदर उन्हें डिस्काउंट मिल रहा था 300 रुपए का, तो 36,000 माइनस 300 उनको पेमेंट करना होता, 300 माइनस कर दें 35,700, 35,700 का पेमेंट करना पड़ता है ऐसे केस के अंदर। अब आगे बात करें, अगर वो 1 अगस्त को पेमेंट करते हैं, उन्होंने कहा 1 जून को भी नहीं कर रहा मैं, तो 1 जुलाई को भी नहीं कर रहा मैं, तो आखिरी डेट को 1 अगस्त को पेमेंट कर रहा हूं सारा। तो देखो 1 जून वाला 2 महीने डिले हो गया पेमेंट, 12,000 रुपए, 2 महीने डिले हो गया, तो उस पर इंटरेस्ट कितने का लगेगा? 2 महीने का 200 रुपए। 1 जुलाई वाला 1 महीने डिले हो गया, 1 महीने देरी से आगे पेमेंट कर रहे हो आप, तो उस पर इंटरेस्ट कितने का लगेगा? 100 रुपए का। और 1 अगस्त वाला तो 1 अगस्त को ही पेमेंट हो रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट 0 और 0 लगेगा, इंटरेस्ट रिबेट दोनों 0-0 हो जाएंगे। तो ऐसे में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 1 अगस्त को पूरे 36,000 देते हैं तो 36,300 रुपए देने पड़ेंगे इंटरेस्ट के साथ। हम एवरेज ड्यू डेट उस डेट को कहते हैं जिस दिन हमारे को टोटल अमाउंट पे करना पड़े और इंटरेस्ट और रिबेट का इफेक्ट 0 हो जाए, यानी किसी को भी आपके लिए फायदा या नुकसान ना हो। तो आप देखिए वो कौन सी डेट है जब दोनों पार्टीज को ना तो फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। वो एवरेज डेट कौन सी है? अपन को दिख रहा होगा कि वो एवरेज डेट 1 जुलाई को है, क्योंकि 1 जुलाई को अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो प्रिंसिपल सम यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ सेल 36,000 ही देना है, ना किसी तरह का इंटरेस्ट देना है, ना किसी तरह का रिबेट मिलेगा, क्योंकि दोनों मिलके 0 हो गए। तो इस एग्जांपल में 1 जुलाई 2020 हमारे लिए एवरेज ड्यू डेट होगी। तो क्या होती है एवरेज ड्यू डेट? वो एक सिंगल डेट जब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स का पेमेंट कर दिया जाए विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस टू आइदर पार्टीज। किसी भी पार्टी को ना तो किसी इंटरेस्ट का प्रॉफिट हो रहा है, ना रिबेट का लॉस हो रहा है, किसी भी पार्टी को किसी भी तरह का प्रॉफिट और लॉस नहीं हो, वो डेट आपके लिए क्या कहलाती है? एवरेज ड्यू डेट। तो मेरे एग्जांपल में एवरेज ड्यू डेट कौन सी आ गई है? एवरेज ड्यू डेट आ गई है 1 जुलाई 2020। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि वो इक्वेटेड डेट, वो कैलकुलेटेड एक एवरेज डेट जिस दिन अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन का पेमेंट कर दो तो दोनों पार्टीज में से किसी को भी फायदा ना ना हो, उसे क्या कहते हैं? एवरेज ड्यू डेट। तो चलिए हम समझते हैं कि एवरेज ड्यू डेट के दिन, जिस दिन हमारा एवरेज ड्यू डेट आई है, अगर उस दिन पेमेंट नहीं करे 36,000 का, आगे ले जाए पेमेंट, तो ऐसे केस में हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एवरेज ड्यू डेट से पहले कर दे पेमेंट तो हमारे को रिबेट मिलेगा। तो नोट ध्यान से पढ़िएगा, वेयर पेमेंट इज नॉट मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, द पार्टी रिसीविंग द अमाउंट चार्जेस इंटरेस्ट फॉर एज मेनी एज डेज एज द पेमेंट इज डिलेड फ्रॉम द एवरेज ड्यू डेट। जितने एवरेज ड्यू डेट से देरी करोगे पेमेंट करने में, आप बाद में पेमेंट करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जल्दी में रिबेट भी मिलेगा।
तो ये आपके लिए एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट, मतलब एवरेज ड्यू डेट पे बिना इंटरेस्ट और रिबेट के आप अपना अकाउंट सेटल कर सकते हो बिना किसी पार्टी को फायदे या नुकसान के। तो उसे क्या कहते हैं? एवरेज ड्यू डेट। तो चलिए, एवरेज ड्यू डेट किन किन सर्कमस्टांसेस में यूज किया जाता है, कहां पे? देखो, एवरेज ड्यू डेट एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये चैप्टर भी एक तरीके मैथमेटिकल चैप्टर है। और एवरेज ड्यू डेट किन सर्कमस्टांसेस में, मेनली इस एवरेज ड्यू डेट का मुख्य कारण होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। क्योंकि आपके लिए जब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होता है, आपने एक आदमी से बहुत बार कई बार सामान ले लिया, तो हर सामान के लिए इंटरेस्ट ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो हर सामान के लिए, हर ट्रांजैक्शन के लिए, उसके अमाउंट के लिए आपको अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। पहले आप एवरेज ड्यू डेट निकाल लो, और एवरेज ड्यू डेट से जितना डिले पेमेंट कर रहे हो आप, वहां तक का आपके लिए इंटरेस्ट आपके लग जाएगा। तो एवरेज ड्यू डेट किन किन सर्कमस्टांसेस में यूज किया जाता है? पहला, ये आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है एग्जाम के लिए, व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट, इन विच सर्कमस्टांसेस इट इज यूज्ड। तो एवरेज ड्यू डेट क्या है वो तो मैंने बता ही दिया, एक मीन और इक्वेटेड डेट है, जिस दिन हम अगर अपना टोटल अमाउंट पे कर दें विदाउट एनी लॉस टू आइदर पार्टी। अब एवरेज ड्यू डेट किन किन सर्कमस्टांसेस में यूज किया जाता है? पहला, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर, वो हम देखेंगे भी आगे कैसे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन पार्टनर, जब ड्रॉइंग्स करता है पार्टनर अलग अलग डेट्स को, तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल में आती है एवरेज ड्यू डेट। फॉर सेटलिंग अकाउंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अकाउंट को सेटल करने के लिए काम में आता है। फॉर सेटलिंग कॉन्ट्रा अकाउंट्स वेयर पार्टी सेल गुड्स टू ईच अदर, जब आपके लिए एक दूसरे को सामान बेच रहे हैं, मैं एक्स वाई को बेच रहा है, वाई एक्स को भी बेच रहा है, तो ऐसे केस के अंदर नेट अमाउंट एक ड्यू डेट को किस तरह सेटल किया जाए ये देखा जाता है। फोर्थ, फॉर मेकिंग लमसम पेमेंट अगेंस्ट वेरियस बिल ड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट विद डिफरेंट ड्यू डेट्स। खूब सारे बिल ड्रॉ हो गए, हमने सामान बेचा, सामने वाले ने खूब सारे बिल एक्सेप्ट कर लिए, बहुत सारे बिल हो गए, उनके ड्यू डेट्स अलग अलग हैं, तो वो एक ऐसी डेट जिस दिन सारे बिल्स को एक साथ सेटल किया जा सकता है विदाउट इंटरेस्ट और रिबेट, वो भी आपके लिए यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो आपके लिए चार सर्कमस्टांसेस में मेनली एवरेज ड्यू डेट का यूज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन के लिए, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अकाउंट सेटल करने के लिए, जब आपके लिए कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं, यानी कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन सेल और परचेज के दो पार्टीज के बीच में होते हैं, उन्हें सेटल करने के लिए, और वेरियस बिल्स जब अलग अलग डेट को ड्रॉन किए जाए जिनकी ड्यू डेट्स अलग अलग हो, उनको एक स्पेसिफिक डेट को सेटल करने के लिए हम एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए देखते हैं एवरेज ड्यू डेट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, एवरेज ड्यू डेट में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ये अपन देख रहे हैं। केस 1, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व, केवल एक पार्टी इन्वॉल्व हो। एक पार्टी इन्वॉल्व का मतलब यह है कि एक ही पार्टी सेल कर रही हो, दूसरी परचेज ही कर रही हो, एक ही पार्टी इन्वॉल्व हो। मिस्टर एक्स केवल वाई को बेच रहे हैं, तब आपके लिए फर्स्ट केस आ जाएगा वन पार्टी इज इन्वॉल्व। जब दोनों एक दूसरे को बेच रहे हैं, एक्स वाई को बेच रहा है, वाई एक्स को बेच रहा है, तो केस 2 है लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन इंटर ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज आर इन्वॉल्व, जब दो पार्टीज के बीच में इंटर ट्रांजैक्शन हो। केस 3, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रिक्वायर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, अब आपके लिए जब कोई लोन का अमाउंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर रिपे किया जाए तो ऐसे केस में एवरेज ड्यू डेट। केस 4, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के केस के अंदर। अब ड्रॉइंग्स अगर अलग अलग डेट को की है, कई बार की है, मल्टीपल टाइम की है साल में, तो एवरेज ड्यू डेट की मदद से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अपन केस 1 के बारे में बात करेंगे। चलिए हम फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं। केस 1, लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर वन पार्टी इज इन्वॉल्व्ड। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट जब केवल एक पार्टी इन्वॉल्व होती तो कैसे करते हैं, यानी एक पार्टी सेल कर रही है और दूसरी परचेज कर रही है। ये फर्स्ट केस आज हम पढ़ेंगे और ये हम देखेंगे, इसका एक इलस्ट्रेशन भी देखेंगे कि किस तरीके से इस केस में एवरेज ड्यू डेट निकाला जाता है। सबसे पहला स्टेप, टेक अर्लीस्ट डेट एज स्टार्टिंग डे और बेस डेट और जीरो डे फॉर कन्वीनियंस। सबसे पहले हमें एक डेट बेस डेट के रूप में सेलेक्ट करनी होती है। बेस डेट कोई सी भी डेट ली जा सकती है, दिस कैन बी एनी डेट, कोई सी भी डेट, आप अपने बर्थडे की डेट ले लो, वो भी बेस डेट है।
आज की डेट ले लो वही बेस डेट है, 1 जनवरी ले लो वही बेस डेट है, कोई सी भी डेट ले सकते हो। पर कन्वीनियंस और कैलकुलेशन इजी करने के लिए सबसे सही रहता है कि जो ट्रांजैक्शन के अंदर जो सबसे पहली ड्यू डेट आ रही हो उसको बेस डेट या जीरो डेट ले लिया जाए। तो सबसे पहला काम हमें बेस डेट सेलेक्ट करने का करना पड़ता है। जैसे मेरे एग्जांपल, उसी को मैं इस एग्जांपल को अब न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से मैथमेटिकली करते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप वो देख रहे हैं। तो मैंने बेस डेट सेलेक्ट की है इस केस के अंदर 1 जून। कौन सी सेलेक्ट की है? पहला ट्रांजैक्शन डेट, अपने पहली ड्यू डेट, अपनी 3 ड्यू डेट थी एग्जांपल में, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो मैंने पहली ड्यू डेट 1 जून को बेस डेट ले लिया, ऐसा मान लेते हैं, जीरो डे उसे बोलते हैं, तो बेस डेट ले लिया। सेकेंड स्टेप, कंसिडर द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट अप टू ईच ड्यू डेट। अब बेस डेट से हर अगली ड्यू डेट तक कितने डेज या मंथ हैं वो आपको निकालने पड़ेंगे। अगर डेज में टाइम पीरियड है तो डेज में कैलकुलेशन चलेगी, मंथ में टाइम पीरियड है तो मंथ में कैलकुलेशन चलेगी। जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर मंथ्स में है सारी चीजें, क्योंकि हमारे लिए क्रेडिट पीरियड भी 1 मंथ है और आपके लिए जो कैलकुलेशन है वो मंथ में कर सकते हैं, स्पेसिफिक डेट को है तो अपन मंथ में कैलकुलेशन रखते हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है देखिएगा, हमारी 3 ड्यू डेट थी, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। आपके सामने एग्जांपल है, हमने 1 जून को बेस डेट लिया तो उसके आगे 0 लिख लिया, अमाउंट हमारे सामने था ही। फिर 1 जून से 1 जुलाई तक कितना टाइम पीरियड है, मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 मंथ। फिर 1 जून से 1 अगस्त यानी बेस डेट से ट्रांजैक्शन डेट या ड्यू डेट तक कितना टाइम पीरियड है ये देख रहे हैं। तो 1 जून से 1 अगस्त तक कितना टाइम पीरियड है, 2 मंथ्स। ये हमने लिख लिया। आप देखिए मंथ्स फ्रॉम बेस डेट वाले कॉलम के अंदर हमने लिखा हुआ है 1 जून हमारी जो पहली ड्यू डेट है वो बेस डेट है, इसलिए 0 लिखा हुआ है उसके आगे। फिर 1 जून से 1 जुलाई 1 लिखा हुआ है, 1 महीना हुआ है। फिर 1 जून से 1 अगस्त 2 महीने हो गए, इसलिए 2 लिखा हुआ है। ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर, तीसरे स्टेप के अंदर, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ डेज बाय द करस्पॉन्डिंग अमाउंट। जितना भी अमाउंट है ट्रांजेक्शन अमाउंट उससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके एड अप द अमाउंट एंड प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट निकाला अपन ने उनको ऐड करेंगे। देखिए हमने जो मंथ्स फ्रॉम बेस डेट निकाले थे, टाइम पीरियड बोल सकते हैं शॉर्ट में, उसको अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड। पहले ट्रांजेक्शन के लिए 12,000 का अमाउंट, मंथ्स फ्रॉम बेस डेट 0, तो 12,000 इंटू 0, प्रोडक्ट कितना आ गया 0। फिर 12,000 इंटू 1, प्रोडक्ट कितना आ गया 12,000। फिर 12,000 इंटू 2, प्रोडक्ट कितना आ गया 24,000। फिर टोटल ऑफ अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट का टोटल आ रहा है 36,000 और प्रोडक्ट का भी टोटल निकाल लेंगे, प्रोडक्ट का टोटल भी कितना आ रहा है 36,000। फिर क्या करेंगे, फिर अपन फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज ड्यू डेट का। कैसे लगाएंगे वो अपन देख लेते हैं। हाँ, डिवाइड द प्रोडक्ट टोटल बाय अमाउंट टोटल। अमाउंट का जो टोटल आया हमारा 36,000 आया और प्रोडक्ट का टोटल आया उसे डिवाइड करेंगे। अगर आपके लिए पॉइंट्स में आएगा तो उसे वोल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, अप्रोक्सीमेट कर देंगे। दिस नंबर इज एडेड टू बेस डेट टू फाइंड एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए हमारे को ये जो भी नंबर आया प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट वो अपन ऐड कर लेंगे ताकि अपन क्या निकले, एवरेज ड्यू डेट। देखिए मैं यहां पे आपको बता देता हूं क्या फॉर्मूला एवरेज ड्यू डेट का। द फॉर्मूला फॉर एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला याद रखना है अपन, बेस डेट प्लस माइनस, जो भी अगर माइनस में आ रही है कैलकुलेशन तो माइनस करेंगे, प्लस में आ रही है अपनी नॉर्मली प्लस में आएगी। अगर आपने बेस डेट फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट ली तो हमेशा कैलकुलेशन प्लस में आएगी। हाँ, पर आपने बाद में कोई डेट ले ली तो फिर वो माइनस में भी आ सकती है। कर कैसे भी सकते हैं, आंसर हर बार आएगा। आप कहेंगे तो मैं वो भी बता दूंगा एग्जाम्पल के अलग अलग तरीके से आपके लिए किस तरीके से किया सकता है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा कि अलग अलग बेस डेट लेते हैं तो भी आंसर सेम आता है। तो बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। देखो अभी जो हमारा एग्जांपल था उसमें बेस डेट क्या ली थी अपन ने 1 जून, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया था 36,000, टोटल अमाउंट कितना आया था 36,000। तो 1 जून प्लस 1 मंथ 1 आया, 36,000 डिवाइडेड बाय 36,000 1। तो 1 जून क्योंकि मंथ्स में कैलकुलेशन है तो 1 जून में 1 प्लस किया 1 मंथ, तो आपके लिए एवरेज ड्यू डेट क्या आ गई 1 जुलाई। ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा, हम आगे इलस्ट्रेशन में और समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है एवरेज ड्यू डेट निकालकर। सिलेक्शन ऑफ बेस डेट और जीरो डेट।
Such a date may be the due date of first transaction or due date of last transaction or any other due date between first और last transaction. कोई भी डेट हो सकती है, तो फर्स्ट और लास्ट बोल रहा है, मैं तो कह रहा हूं कोई ट्रांजेक्शन की कोई डेट ले लो आप पूरे ईयर की, आप अपने बर्थ डेट ले लो, आप अपने डे 1 1 जनवरी ले लो, 1 अप्रैल ले लो, जो चाहो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, आंसर सेम आएगा। हाँ, कैलकुलेशन शॉर्ट करने की एक ही चीज है, वो हमें याद रखना है। एग्जाम में अपन को होशियारी नहीं दिखानी, एग्जाम में तो आपको क्या करना है, हमेशा बेस डेट फर्स्ट ट्रांजैक्शन डेट लेनी है, ठीक है। हाँ, अभी समझने के लिए अपन अपने के लिए अलग अलग डेट्स लेके देखेंगे आगे, अगले लेक्चर में मैं दिखाऊंगा आपको, जब इलस्ट्रेशंस और कराऊंगा इसके। सेकंड, while ascertaining the number of intervening days plus or minus between the base date and the date of each transaction, ignore the first date and include the last date। ये तो वही है कि बेस डेट से जब अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन डेट कैलकुलेट करेंगे तो बेस डेट को हटाएंगे और लास्ट डेट जो ट्रांजैक्शन डेट है उसे इंक्लूड करेंगे डेज निकालते वक्त। थर्ड, इफ ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन, अगर ड्यू डेट फ्रैक्शन में आती है हमारी, जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू फ्रैक्शन में आती है, तो उसे राउंड ऑफ करेंगे। If amount is paid before due date, rebate is given. If amount is paid after due date, then interest is charged। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ड्यू डेट के दिन अगर आप अमाउंट सेटल कर दोगे पूरा, तो न तो इंटरेस्ट देना ना रिबेट लगेगा, मिलेगा। पर अगर ड्यू डेट के बाद करोगे तो इंटरेस्ट लगेगा, ड्यू डेट से पहले दे दोगे पेमेंट तो आपको रिबेट मिल जाएगी। तो ये हमारे लिए एवरेज ड्यू डेट का पहला केस, फर्स्ट केस, जब एक पार्टी इन्वॉल्व होती है, यानी एक ही पार्टी सेल कर रही है, दूसरी परचेज कर रही है। इस चीज को अपन एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन, ध्यान से देखिएगा इलस्ट्रेशन। आपको क्या दे रखा है, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स इन बिटवीन सेम पार्टीज। सेम पार्टी, दो पार्टी, जैसे कोई भी ले लो, ए बी एक्स वाई, श्याम राम, नाम नहीं दे रखा, उनके बीच के सेल और परचेज के बारे में दे रखा है। देखते हैं क्या दे रखा है, ये आगे भाई साहब बताने के लिए हमें। अमाउंट पहला ट्रांजैक्शन 500 रुपए, ड्यू डेट, अब हमें सीधे ड्यू डेट दे रखी, कैलकुलेट नहीं करनी है, हमें बता रखा है 500 रुपए किस दिन को देने हैं, 3 जुलाई को। 800 रुपए किस दिन को देने हैं, 2 अगस्त को। 1000 रुपए किस दिन को देने हैं, 11 सितंबर को देने हैं। सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स विल बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। तो हमें एक ऐसी डेट बतानी है जहां पे आइदर पार्टी को इंटरेस्ट का लॉस नहीं हो, यानी इंटरेस्ट और रिबेट का लॉस नहीं हो, और पूरा पेमेंट कर दिया जाए, यानी एवरेज ड्यू डेट हमें निकाल कर बतानी है। बहुत सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। ये आपका मॉड्यूल का, ICAI मॉड्यूल का, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मॉड्यूल का फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। मैं आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं। इलस्ट्रेशन समझ में आ गया, 3 डेट्स दे रखी हैं। अब हमारे को क्या करना होता है, चलो इसको छोड़ते हैं, अपन सॉल्यूशन बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं कि क्या करना होता है। सबसे पहले एक बेस डेट सेलेक्ट करनी होती है। 3 ड्यू डेट्स हैं। सबसे पहली ड्यू डेट कौन सी है, 3 जुलाई। तो बेस डेट कौन सी लेनी चाहिए, 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर, या फिर कोई और भी ले सकते हैं। पर अभी अपन पहले इजी समझेंगे, फिर अपन आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे। आप जैसे कहोगे वो डेट लेकर अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अभी के बारे में बात करते हैं। अभी के बारे में अपन मान लेते हैं कि हमारे लिए फर्स्ट ड्यू डेट 3 जुलाई हमारी बेस डेट है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन समझते हैं कि हमने बेस डेट क्या मान ली, 3 जुलाई मान ली, कंसिडरिंग 3 जुलाई एज बेस डेट। अब बेस डेट 3 जुलाई मान ली, तो अब अपन को बेस डेट से नेक्स्ट डे ड्यू डेट तक के टाइम पीरियड निकालने हैं। हर बेस डेट से जो भी ड्यू डेट्स हैं उनके बीच का टाइम पीरियड निकालना है। तो पहले कॉलम में हमेशा ड्यू डेट लिखेंगे। अगर ट्रांजैक्शन डेट दे रखी है और ड्यू डेट अलग अलग दे रखी है, तो पहले कॉलम में ट्रांजैक्शन डेट, फिर ड्यू डेट, फिर अमाउंट। ये तो अपन को लिखना ही लिखना है। फिर अपन को नंबर ऑफ डेज, अगर डेज में कैलकुलेशन है तो नंबर ऑफ डेज, या मंथ्स फ्रॉम बेस डेट। बेस डेट से आपके लिए डेज या मंथ्स। अब देखो 3 जुलाई अपन ने मानी बेस डेट, तो 3 जुलाई से 3 जुलाई तो 0 हो गया, 0 डेट, इसको 0 डेट भी बोलते हैं, बेस डेट भी बोलते हैं, 0 डेट। फिर 2 अगस्त, 3 जुलाई से 2 अगस्त, टाइम पीरियड निकाला 3 जुलाई से 2 अगस्त। तो जुलाई के महीने की बात करें, जुलाई के महीने में आपके लिए 31 दिन होते हैं, 31 डेज, आप जानते हैं। 3 दिन जा चुके हैं, 1 2 3, 3 जुलाई से 4 जुलाई से अपन कैलकुलेशन करेंगे कहां तक, 31 जुलाई तक। तो 31 माइनस 3 यानी 28 दिन तो जुलाई के हो गए, और 2 अगस्त, तो अगस्त के 2 दिन हो गए। तो 28 प्लस 2, बेस डेट से कितने दिन हो गए,
3 जुलाई से 2 अगस्त तक कितने दिन हो गए? 30 डेज हो गए। फिर 3 जुलाई से 11 सितंबर तक देखेंगे तो 3 जुलाई से जुलाई के महीने के 28 दिन, अगस्त में 31 डेज, और 11 सितंबर है तो 11 और जोड़ लिया, 11 और जोड़ लिया, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 70 दिन हो गए आपके लिए। तो हमने नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट निकाल लिया। अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। 500 इंटू 0 0, 800 इंटू 30 24,000, 1000 इंटू 70 70,000। अब टोटल ऑफ अमाउंट निकालेंगे 500 प्लस 800 प्लस 1000 2300। टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे 0 प्लस 24,000 प्लस 70,000, कितना आ जाएगा? 94,000। हमने दोनों का टोटल निकाल लिया, 23,000 और 94,000। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज ड्यू डेट का? बेस डेट 3 जुलाई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 94,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट 2300। तो 3 जुलाई 94,000 डिवाइड करेंगे 2300 से, तो कितना आ गया? 94,000 को डिवाइड किया 2300 से, देखिए कितना आता है आपके, डिवाइड करके देखिए, आप कैलकुलेटर साथ में रखिए और डिवाइड करके देखिए। 41 डेज राउंड ऑफ करके 3 जुलाई प्लस 41 डेज, 3 जुलाई से 41 डेज कैलकुलेट करने हमें, ये ध्यान रखिएगा, वो हमारी एवरेज ड्यू डेट आ जाएगी। तो 3 जुलाई से 41 डेज जोड़ूं 3 जुलाई में, तो जुलाई में आपके लिए 4 5 6 जुलाई, यानी पहले जुलाई में देख लेते हैं कितने दिन बच गए। 28 दिन बचे हुए 3 जुलाई के बाद, तो 28 दिन तो जुलाई के हो गए। 41 में से 28 माइनस किया तो 13 बच गए। अब 13 डेज अगस्त के, तो कौन सी एवरेज ड्यू डेट आ गई हमारे लिए? 13 अगस्त। तो एवरेज ड्यू डेट का हमारा आंसर आ गया अगस्त 13। तो ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं तो एक बार वापस इसको रिपीट कीजिएगा, कैलकुलेशन देखिएगा रिवाइंड करके वीडियो। आगे के हम इलस्ट्रेशंस नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हम इसी की और प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और अच्छी तरह समझेंगे कि अलग अलग कैसे एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। अभी केस 1 के ही कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे, फिर केस 2 के बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।